हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ऑलरेडी ईटीपी का एक मॉडल सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेकंड मॉडल सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे ये 2019 के लिए जो सेकंड मॉडल सेट जारी हुआ था वो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हाथ से लिखा हुआ है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने का बात नहीं है। जेक के साइट पे ही इसी तरह से क्वेश्चन अपलोड है। जेक के क्वेश्चन पे ही टाइप करके इसको अपलोड ना करके हाथ से ही लिख के अपलोड कर दिया गया। तो इसमें कोई हेडेक नहीं लेना। ठीक है, हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया उद्यमी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। जो हमारा एंटरप्रेन्योर वर्ड है इसका ओरिजिन जो हुआ है इसका उत्पत्ति जो हुआ है ये किस शब्द से हुआ है। तो हम लोग को याद रखना है इसका जो उत्पत्ति है ये फ्रेंच का एक वर्ड है एंटीपेंड्री। एंट्रीपेंड्री, ठीक है, इससे इसका ओरिजिन हुआ है, इस टर्म से एंट्रीपेंड्री। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है उद्यमी का प्रतिफल। उद्यमी कहने का मतलब हो गया जो एंटरप्रेन्योर होता है, इसको ये बिजनेस करके या अपना इंटरप्राइजेज चला के इसको अल्टीमेटली क्या रिटर्न मिलता है, क्या इसको प्रतिफल मिलता है, क्या इसको रिवार्ड मिलता है। तो जो इसको रिवार्ड मिलता है, जो इसको रिटर्न मिलता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है एक एंटरप्रेन्योर का रिटर्न होता है या रिवार्ड होता है इंटरप्राइजेज चलाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महिला उद्यमी द्वारा संचालित व्यवसाय में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। अगर कोई इंटरप्राइजेज जो है जो विमेन उसमें उसको रन कर रही हो, तो अगर उसको वुमेन इंटरप्राइजेज का स्टेटस चाहिए तो उसमें कम से कम जो ये फीमेल वर्कर है उसका नंबर 51% टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का होना चाहिए। समझना बात होता है क्या है, जो विमेन इंटरप्राइजेज जो होता है, ठीक, इसको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो स्पेशल बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो वुमेन इंटरप्रेन्योर के डिफिनेशन के अंडर कवर हो। ठीक है, तो वीमेन इंटरप्रेन्योर के डिफिनेशन में किसी इंटरप्राइजेज को कवर होने के लिए, किसी इंटरप्राइजेज को वीमेन इंटरप्राइजेज के डिफिनेशन में कवर होने के लिए उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहा है उसका कम से कम 51% फीमेल वर्कर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको वीमेन इंटरप्राइजेज माना ही नहीं जाएगा। अल्टीमेटली इसका क्या होगा इम्पैक्ट कि उसको जो एक वीमेन इंटरप्राइजेज को जो बेनिफिट मिलता है उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पुस्तक है इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया। तो ये बुक जो है बीसी टंडन के द्वारा लिखा गया है। इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का जो इम्पोर्टेंस है, जो बेनिफिट है, ये क्या है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, नया नया इनोवेशन भी करता है, न्यू प्रोडक्ट न्यू इनोवेशन भी करता है, और यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ये सभी इसका जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पोर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का। जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, लास्ट वीडियो में ये चीज़ हम लोग समझे थे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईडीपी। ये जो प्रोग्राम चलता है, ये जो कोर्स चलता है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी इसके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद इंक्रीज इन द स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसका स्किल्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है, इंक्रीज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो सभी है ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये सभी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। आर्थिक विकास जो एक ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में ब्लैंक में वृद्धि होती है। कितने किस तरह से वृद्धि होता है समझ रहे। आर्थिक विकास कहने का मतलब हो गया किसी देश का ग्रोथ रेट बढ़ना, किसी देश का ग्रोथ रेट बढ़ना, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, जो ह्यूमन बींग्स वहाँ पे जो वहाँ के क्या बोल सकते हैं इसको, नागरिक जो है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास। ठीक है, तो आर्थिक विकास जो होता है ना, ये दीर्घ काल में, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड में ये हमारा जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय अन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम, जो रियल नेशनल इनकम होता है उस कंट्री का, वो हमारा इंक्रीज कर जाता है लॉन्ग पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की अवस्था है।
नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है। आर्थिक विकास जो होता है, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, इसका इसमें टोटल 5 फेज होता है। पहला हो गया ट्रेडिशनल फेज, दूसरा होता है स्टेज ऑफ प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, तीसरा होता है टेक ऑफ स्टेज, चौथा होता है द ड्राइव ऑफ मेच्योरिटी, ये फोर्थ स्टेज है, द ड्राइव ऑफ मेच्योरिटी, और पांचवा होता है द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ठीक है, तो टोटल 5 फेज होता है। यहाँ पे बोल रहा है इसमें से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फेज है, तो यहाँ पे जो तीनों दिया हुआ है ये सभी तो इसी का फेज है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। ठीक है, टोटल 5 फेज होता है, लेकिन यहाँ पे जो 3 लिखा है ये तीनों भी तो उसी का पार्ट है, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा। अगर इसके जगह पे कोई दूसरा लिख देता जैसे द ड्राइव ऑफ मेच्योरिटी वाला फेज, ठीक है, या तो लिख देता द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, तो वो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही फेज होता है। टोटल 5 फेज याद रखना। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको कौन लिखा था, ये चीज यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर सुम्पीटर। प्रोफेसर सुम्पीटर के द्वारा ये जो बुक है लिखा गया था, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक चीज सुनो, जो इस टाइप का जो बुक का नाम है ना, इसको कहीं पे लिख के रख लेना, एक जगह पे किसी एक पेज में ही ये लिख लेना। इधर लिख लेना द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इधर रिटेन बाय या तो राइटर, ठीक है, प्रोफेसर सुम्पीटर। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, जिस दिन एग्जाम रहेगा सुबह सुबह इसको एक बार देख के चल जाना, 4 5 6 7 जो उसी में से कोई एक दो पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमएसएमईडी, जो एमएसएमईडी एक्ट है ये कब पास हुआ था, तो ये याद रखना ये 2006 में पास हुआ था। एमएसएमईडी का जो एक्ट होता है ये बेसिकली एक लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 11 नंबर, ब्लैंक के अंतर्गत लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। कौन सा फंक्शन होता है जिसमें हम कोई लोग दूसरे व्यक्ति दूसरे के लिए काम करते हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग बीएसटी में भी कवर कर चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट के केस में ऐसा होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट या तो जिसको हम लोग जॉब बोलते हैं, इसमें दूसरे के लिए काम करते हैं और उसके बदले हम लोग को पारिश्रमिक मिलता है। नेक्स्ट बोल रहा है विनिमय की जो बाधा होती है इसको कौन सा दूर करता है। हम लोग ये चीज बीएसटी में भी पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, जो हमारा कॉमर्स होता है, बिजनेस को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिए, एक हमारा हो गया इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स, और कॉमर्स को फिर फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है ट्रेड और दूसरा सहायक, ट्रेड की सहायक क्रिया, व्यापार की सहायक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यापार की सहायक क्रियाएं होती है ये बेसिकली करता क्या है, जो हमारा बाधा आता है बिजनेस में, जो हमारा हिंड्रेंस आता है, ठीक है, उसको ये खत्म करता है। जो हमारा प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, उसको ये खत्म करता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये जो हमारा लोकेशन का बाधा होता है, लोकेशन का जो इशू होता है उसको खत्म करता है। जैसे मान लो हमारा गुड्स का प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हुआ, तो वहां से ये क्या करेगा, मार्केट तक गुड्स को पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह से हमारा क्या कर रहा है, ये स्थान का जो बाधा है उसको खत्म कर रहा है। बैंक जो है ये एक्सचेंज का बाधा को खत्म करता है। एक्सचेंज का बाधा कहने का मतलब ये हो गया कि हम लेके बैठे हैं चावल आलू कुछ इस टाइप का चीज लेके बैठे हैं बेचने के लिए। अभी इसको तो हम दे दिए, आलू दे दिए, कस्टमर हमारे पास आया, आलू दे दिए, चावल दे दिए, अब उसके बदले जो हमको रिटर्न में एक्सचेंज में देगा, ठीक है, तो इसके लिए बैंक क्या करता है, यहाँ पे उसको सपोर्ट करता है। आलू के लिए या चावल जो भी हम उसको बेचे, आटा गेहूं सब्जी जो हम बेच रहे हैं, उसका जो वैल्यू है वो हमको बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है। तो बैंक जो है हमारा इस तरह से जो एक्सचेंज का इशू आता है, बाधा आता है, उसको ये खत्म करता है। जोखिम का बाधा को कौन दूर करता है, बीमा। परिवहन जो है जोखिम का बाधा को दूर करता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या करता है, जो हमारा रिस्क है, रिस्क का जो हमारा है जो रिस्क का इशू है, प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस है, उसको दूर कर देता है। आर्थिक क्रियाएं में क्या आता है, बिजनेस भी आता है, प्रोफेशन भी आता है, और बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट भी आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 14 नंबर का। 15 में बोल रहा है वाणिज्य, कॉमर्स जो है ये किस चीज का पार्ट है, तो कॉमर्स जो है ये व्यवसाय का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, ये हम लोग को भी पता है, हम लोग वहाँ पीएचडी में भी ये चीज पढ़ चुके हैं। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है, फॉर इफिशियंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज। इफिशियंट डायरेक्शन के लिए मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन यहाँ पे आवश्यक है, अननेसेसरी या तो वेस्टेज ऑफ मनी या वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं। अगर हम लोग को इफिशियंट डायरेक्शन देना है, अपना कोई एक हमारा टीम है, एम्प्लॉय है, ठीक है, हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, उसको अगर प्रॉपर डायरेक्शन में काम करवाना है तो मोटिवेशन देना जो है ये आवश्यक है, नेसेसरी है। अननेसेसरी यहाँ पे नहीं होगा, इस चीज को समझना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, जो हम मोटिवेट करने वाले ये हमारा किस बेसिस पे डिटरमाइंड होना चाहिए। अभिप्रेरणा जो हम लोग को देना है, अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, किस आधार पे देना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हम ग्रुप को मोटिवेट कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट कर रहे हैं या किसी जॉब को मोटिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। मोटिवेशनल मीन्स करने का मतलब ये हो गया कि हम किसी को अगर मोटिवेट करना है तो उसको किस तरह से मोटिवेट करें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको जो मोटिवेट करना हो किसी ग्रुप को मोटिवेट करना है या किसी व्यक्ति है उस केवल उसी को मोटिवेट करना है या कोई काम है उसको करने के लिए किसी पर्सन को मोटिवेट करना है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हुआ ये हर एक जो हमारा जैसा केस रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग मोटिवेशनल जो हमारा मीन्स है, मोटिवेशन का जो साधन है उसको हम लोग डिसाइड करें। हो सकता है कोई व्यक्ति हो हमारा उसको हम थैंक यू ही बोल दें या थोड़ा सा तारीफ उसका कर दें तो उसी से वो मोटिवेट हो जाए। लेकिन हो सकता है अगर कोई ग्रुप है 10 आदमी का ग्रुप है पूरे सबको मोटिवेट करना है तो हम लोग बोलेंगे कि एक काम करो, तुम ये काम अगर कर दिया इस काम को तो तुम लोग को बोनस देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है मास्लो के अनुसार सबसे अंत में किस आवश्यकता की संतुष्टि होती है। विच नीड्स आर सेटिस्फाइड एट लास्ट अकॉर्डिंग टू मास्लो। ठीक, तो मास्लो का जो नीड्स थ्योरी था हम लोग लास्ट वीडियो में कवर किए थे, उसमें हम लोग देखे थे कि जो नीड्स होता है ह्यूमन का उसको 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। और इसमें जो सबसे 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है तो जो सबसे हमारा बेसिक नीड्स होता है जिसको साइकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं वो सबसे पहले कोई भी ह्यूमन चाहता है कि ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए। साइकोलॉजिकल नीड्स जो होता है वो बेसिक नीड्स होता है। जैसे हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि कम से कम हमको खाना पीना मकान कपड़ा ये सब मिल जाए। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति सबसे पहले इस टाइप के नीड्स को सबसे पहले सेटिस्फाई करने का कोशिश करता है। और सबसे लास्ट में जिस नीड्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करता होता है आत्म विकास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में समझे थे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा चेन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सी नंबर वाला है सबसे पहले नीड्स होता है, उसके बाद वांट्स होता है, फिर टेंशन, उसके बाद एक्शन और सबसे लास्ट में आता है सेटिस्फैक्शन। तो हमारा जो 19 नंबर का ये सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्यवसाय में जोखिम का प्रतिफल, जो बिजनेस में रिस्क होता है इसी के कारण हम लोग को क्या मिलता है। बिजनेस में जो हमारा रिस्क होता है उसी के कारण तो हम लोग को लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो जो व्यवसाय में हमारा रिस्क का प्रतिफल क्या होगा, जो रिस्क हम लोग लेते हैं उसके बदले में क्या रिटर्न में मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सैलरी तो एम्प्लॉय को मिलता है काम करने के लिए, रेंट वगैरह तो मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर प्रॉफिट हो जाएगा। जोखिम का मानवीय कारण क्या, फ्लड, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या बेईमानी। तो समझ में आ रहा है बेईमानी जो है हमारा मानवीय कारक कारण है। ठीक है, ये सब तो नेचुरल कारण हो गया। बाढ़ वगैरह के कारण, भूकंप या तो भूस्खलन के कारण अगर हमारे बिजनेस में कोई जोखिम है, रिस्क है तो ये तो नेचुरल कारण हो गया। ह्यूमन कारण क्या है, डिसऑनेस्टी। तो 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लीडरशिप जो है ये क्या है, लीडरशिप जो हमारा प्रेरणा है, मोटिवेशन है। ठीक है, नेतृत्व अगर हमारा सही है तो ये हमारे लिए मोटिवेशन। 22 का इस तरह से डी हो जाएगा। 23 में बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। हम लोग देखो कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है ये एक होता है ओरल, एक होता है रिटेन। ठीक है, तो जो ओरल कम्युनिकेशन होता है इसका क्या फीचर्स होता है, क्या इसमें विशेषता। ओरल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक, मौखिकली हम किसी को से बात कर रहे हैं, कुछ संदेश अगले को दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, या क्लियरिटी होता है या रिलायबिलिटी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट कांटेक्ट। क्लियरिटी जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी को डायरेक्ट मौखिक कम्युनिकेशन दे दिए और अली हम किसी को कुछ बोलें तो उसको समझ ही आ जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिलायबल हो, रिलायबल करने का मतलब ये सही हम चीज़ बोलेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन का मेन फीचर्स होता है ये होता है इसमें डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कम्युनिकेशन जो है ये किस टाइप से हो सकता है। तो ये रिटेन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और सिंबॉलिक भी हो सकता है। रिटेन करने का मतलब किसी को हम लिख के बता दिए, ओरल करने का मतलब उसको बोल के बता दिए, सिंबॉलिक करने का मतलब हम उसको कुछ संकेत दे दिए, कुछ सिंबल दे दिए। ठीक है, कि ये काम करो या नहीं करो, इस टाइप को कुछ उसको ना तो लिखे ना बोले, कुछ से संकेत दे दिए, उसके आधार पे वो समझ गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 24 नंबर का डी हो जाएगा। 25 में बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग द रिसीव्ड मैसेज, हम मैसेज जो रिसीव किए इसको समझने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं।
डिकोड करना, हम लोग ऐसे सुनते हैं ना तो मैसेज मिला, इसको डिकोड करना, संदेश वाचन, उसको समझना। ठीक है, तो 25 नंबर का इस तरह से सी हो जाएगा। प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? नियोजन होता है। ये सब अभी हम लोग 12th में फिर से पढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का, ये होता है नियोजन करना, प्लानिंग करना सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर में, इनमें से कौन सी नियोजन का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग में हम लोग क्या नहीं करते? तो प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करते हैं, स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं, पॉलिसी भी बनाते हैं। कंट्रोलिंग जो है, ये कंट्रोल हम लोग प्लानिंग में नहीं करते। पहले तो हमारा प्लान बन जाएगा, बाद में कंट्रोलिंग वगैरह का बात होगा। ठीक है, कि हमको जो हम चाहे थे वैसा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, जो प्लान बनाए थे वैसा सब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये कंट्रोलिंग का पार्ट होता है और ये सबसे बाद में होता है। तो ये अभी हमारा प्लानिंग का पार्ट नहीं। 28 में बोल रहा है व्यवसायिक योजना, जो बिजनेस प्लान होता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जो बिजनेस प्लान जो होता है इंटरप्रेन्योर के द्वारा बनाया जाता है, उद्यमी के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी पर्यावरणीय बाधा है? पर्यावरणीय बाधा कौन सा है? मोटिवेशन तो बाधा नहीं हो सकता है। ठीक है, एटीट्यूड जो हो सकता है ये हमारा क्या है? इसको तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारा एटीट्यूड है। अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है तो ये तो पर्यावरणीय, पर्यावरण के कारण तो ये बाधा नहीं आ रही है, हमारा पर्सनल बाधा हो। ठीक है, तो पर्यावरणीय बाधा यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स अगर कुछ हमारा है, ठीक है, पॉलिटिकल अगर कुछ वैसा इशू बैरियर है तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वॉल्वमेंटल बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट जो 1956 में हुआ था। उत्पाद बाजार जो होता है, उत्पादन बाजार जो होता है, इसमें किस टाइप के आइटम को बेचा जाता है? जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूज मार्केट। प्रोड्यूज मार्केट में केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचा जाता है। जो प्रोड्यूज मार्केट होता है इसमें केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचा जाता है। विपणन पर जो हमारा खर्च होता है, मार्केटिंग पे जो हमारा एक्सपेंस होता है, ये अल्टीमेटली किसको, किसका भार होता है, किसके ऊपर इसका बर्डन चला जाता है? तो ये चीज ध्यान रखना, इसका बर्डन जो है अल्टीमेटली किसके ऊपर जाएगा? कस्टमर के ऊपर। मान लो हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, हम अपना मार्केटिंग में जो पैसा खर्चा किए तो अल्टीमेटली वो पैसा किससे लेंगे? कस्टमर से वसूल करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका भार किस पे जा रहा है? कस्टमर पे जाता है। विपणन में शामिल होता है। विपणन करने का मतलब हो गया कस्टमर बनाने से लेके उसको सेटिस्फाई करने तक का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो जो हमारा मार्केटिंग होता है, विपणन होता है, इसमें हम लोग परचेसिंग के बारे में बात करते हैं, सेलिंग का भी बात करते हैं। उसके बाद हम लोग वेयर हाउसिंग मतलब उसको कहाँ पे स्टोर करना है इसका भी बात करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसमें टोटल 33 क्वेश्चन था। ये यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, इससे हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें सेकंड सेट था ईटीवी का, जिसको हम लोग इसमें सॉल्व किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।